Good evening, my dear students and toppers of the coming year 2021. Let's start our topic and new video lecture of P block. So आज हम लोग स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. आज का जो टॉपिक्स है जितना इंटरेस्टिंग है उतना ज्यादा कंसेप्चुअल भी है. जहां मैंने वर्ड कंसेप्चुअल बोला तो इसका मतलब है आज के वीडियो लेक्चर को, आज के टॉपिक को आपको बड़े बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखेंगे. कहने का मतलब जितने भी मेंबर्स 5th ए ग्रुप में हैं या 15th ग्रुप में हैं या जिनको आप निकोजेन कहते हो, वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाएंगे. मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए जनरलाइज करके सेंट्रल एलिमेंट का सिंबल ई ले लेता हूं. जब सेंट्रल एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा और इस हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा EH3. मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ 5th ए ग्रुप और 15th ग्रुप रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स having the general formula EH3. जहां पर E बता रहा है सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. H बता रहा है टर्मिनल एलिमेंट हाइड्रोजन और 3 बता रहा है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द सेंट्रल एलिमेंट एंड द टर्मिनल एलिमेंट. अब बात है स्टूडेंट ये EH3 का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5th ए के मेंबर्स के बारे में तो उनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से सिंगल फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में सभी एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है. तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. यहां भी यही बात है कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ने का मकसद, इंटेंशन है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी बाय फुलफिलिंग या कंप्लीटिंग द ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट सेल. अपने बाहरी कक्ष में, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके, ऑक्टेट को पूरा करके अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही ये जितने भी मेंबर्स 5th ए या 15th ग्रुप के हैं इसीलिए हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं. सिंस इनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. चाहने का मतलब है गेन करना होगा और गेन करने का सिंबल को हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो -3 शो करेंगे. अब सेंट्रल एलिमेंट E के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन है. अगर दो कंपोनेंट में से एक मॉलिक्यूल के, दो कंपोनेंट में से एक मॉलिक्यूल के, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा. तो अगर ये गेन कर रहा है तो ये लूज करेगा. एज वी नो, एज वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है. यहां पर उसका दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. तो ये हो गया +1. अब इन दोनों को आप क्रॉस कर दो. जब क्रॉस कर दोगे तो यहां पर ये 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, जिसको लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड है, और ये जो आपका टॉप में लिखा हुआ है ये राइट में चला जाएगा. और इस तरीके से जब सेंट्रल एलिमेंट या ग्रुप 5th ए के मेंबर जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है EH3. जहां पर E सेंट्रल एलिमेंट है और अगर इसको हम जनरलाइज करके लिखें तो ये हो गया NH3, ये हो गया PH3. E की जगह पर आप रखते जाइए NH3, PH3, ASH3, SBH3 और लास्ट में है माय डियर स्टूडेंट BiH3, जहां पर NH3 का नाम है अमोनिया.
पीएच3 का का नाम है फॉस्फीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दो नाम जरूर से याद रखें, एक अमोनिया याद रखें और एक फॉस्फीन याद रखें। अगर ये दो याद रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा। बाकी का नाम अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है ना, बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ASH3 का नाम है आर्सीन, SbH3 का नाम है स्टीबीन, और BiH3 का नाम है माय डियर स्टूडेंट बिस्मुथीन। तो इस तरीके से इस ग्रुप में रहने वाले 5th A या 15 ग्रुप में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं कि EH3 टाइप का हाइड्राइड्स बनाया, जिसका एग्जांपल ये है। या हम कह सकते हैं कि जब निकोजेन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो निकोमाइड बनाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला है EH3। तो हाइड्राइड बनाने वाले निकोमाइड्स का एग्जांपल बताइए, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन एंड बिस्मुथीन। अब माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से इसके बारे में एक और जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए जो इन सभी पे लागू होगा, जो इस सभी हम लोग कह सकते हैं निकोमाइड पे लागू होगा, इस पर हम लोग बॉन्ड पेयर निकालेंगे, इसका हम लोग लोन पेयर निकालेंगे, इसका हम लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर शेप कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये 5 इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट। देखो, जब मॉलिक्यूल में जो नंबर आपको दिख रहा है, इसमें सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ नंबर को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ऊपर कोई वैल्यू लिखा हुआ होता तो कहते सुपर स्क्रिप्ट। अभी ये सब स्क्रिप्ट को देखो, यहाँ पर कितना बता रहा है, क्या वैल्यू लिखा हुआ है 3, तो ये बॉन्ड पेयर को बता रहा है। इसका मतलब है कि निकोजेन मतलब 5th A के मेंबर्स और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। अब सुनो बात को, देखो इसके वैलेंस सेल में, इस सेंट्रल एलिमेंट के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना होगा, तो एक पेयर बच गया, तो लोन पेयर हो गया 1। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताया बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने का। वैसे तो स्टूडेंट बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने का वेरियस प्रोसेस आप लोग क्लास 11 में डिस्कस किए होंगे, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूं कि पलक झपकते ही आप उसको आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है वो बॉन्ड पेयर को बताता है। अब अगर लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो उसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले ये ऑब्जर्व कर लो। तो इन जो आप ग्रुप पढ़ रहे हैं वो 5th ग्रुप है, मतलब इनके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 दे दिया तो बचा 2 का पेयर बनाओगे तो 1 आएगा, तो लोन पेयर हो गया 1। अब टोटल कर लो, बॉन्ड अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो टोटल कर लो, टोटल कितना पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया। मतलब 4 पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए तुमको ऑर्बिटल कितना चाहिए, 4 ऑर्बिटल। तो किस किस ऑर्बिटल को मिलाओगे, तो पहले s का ऑर्बिटल लोगे, फिर p का ऑर्बिटल लोगे, फिर d का ऑर्बिटल लोगे, फिर f का ऑर्बिटल लोगे। लेकिन तुमको ऑर्बिटल चाहिए कितना, 3 + 1 4, टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s का लेंगे और बचा हुआ p का ले लेंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडेशन निकल के आ जाएगा sp3। और अब इसके बाद जब बॉन्ड पेयर निकाल लिए, लोन पेयर निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, तो अब शेप निकालते हैं। अब शेप क्या होगा, इसका शेप होगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर। शेप जो होगा वो इसका शेप पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में अभी तुरंत क्लिक किया होगा कि सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि जिस किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका शेप तो टेट्राहेड्रल होता है, बट आप तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप हमें पिरामिडल बता रहे हैं। मतलब अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथीन का जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल ना होकर वो पिरामिडल होगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन द शेप फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू द पिरामिडल शेप। तो आइए पहले पिरामिडल को देख लेते हैं कि पिरामिडल दिखने में कैसा लगेगा। तो देखिए सेंट्रल एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर E बना दिया, सेंट्रल एलिमेंट के लिए E बना दिया। ये सेंट्रल एलिमेंट हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया है, तो मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड को दिखा रहा हूँ। फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड। और ये तीनों बॉन्ड किस एलिमेंट के साथ बनाया है, हाइड्रोजन जैसे टर्मिनल एलिमेंट के साथ बनाया है। तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गया। एक लोन पेयर है, तो ये ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं और उस ऑर्बिटल में मैं एक लोन पेयर दिखा रहा हूं।
अब मैं इसके टर्मिनल एंड को, सभी एंड को आपस में जोड़ दिया तो देखिए ये पिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, पिरामिडल क्यों हो गया? तो माय डियर स्टूडेंट सुनो ध्यान से इस बात को, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, इसीलिए जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन हो गया। इस लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्सन हो गया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण से शेप जो है वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। सब यहां ध्यान से समझना, यहां कभी भी टेट्राहेड्रल शेप नहीं बोलना, यहां पिरामिडल हो गया। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो, मान लो ये दो बॉन्ड पेयर है, आपने ऐसे अपने हाथों को एक्सटेंड कर रखा है, फैला कर रखा है, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो देखो ये शेप तुम्हारा डिस्टॉर्ट हो गया, तुम्हारा शेप चेंज हो गया। अब तुम ट्रायंगुलर शेप बना लिया, पहले लीनियर शेप था, सीधा सीधा था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का था तुम्हारे हाथों के बीच में, लेकिन जब मैंने ऊपर से दोनों हाथों से ऊपर से फोर्स लगाया तो यही चीज तुम्हारा श्रिंक कर गया और श्रिंक करके तुम लगभग एक ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगल जैसा शेप बना लिया। तो ये श्रिंकेज क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में रिपल्सन हुआ। इस वजह से वही बात है कि रहने वाला लोन पेयर और बनने वाला बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो जाता है और इसीलिए यहाँ बनने वाले जो ट्राइहाइड्राइड्स हैं उसका शेप टेट्राहेड्रल न होकर उसका शेप पिरामिडल हो जाता है। तो मैंने EH3 ट्राइहाइड्राइड्स जो कैसे बना वो बता दिया, उसका सारा एग्जांपल बता दिया, उसका नाम बता दिया, उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडेशन बता दिया, उसका शेप बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया और शेप पिरामिडल क्यों हो गया, टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल कैसे हो गया, उसका रीजन मैंने बताया, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।